जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 और 17 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। तो आप बताएंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार हुई है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि यूएई की मुद्रा क्या है। चलिए बताएंगे कि यूएई की मुद्रा जो है क्या होगा। तो इसकी मुद्रा हो जाएंगे दिरहम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, दिरहम होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे। चलिए बताएंगे कि जगदीशपुर में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे आपके ठाकुर कुशाल सेन। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है। तो मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित होगा। तो ये हो जाएंगे भागलपुर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, भागलपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी। तो बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। तो यह शुरू किए गए थे आपके सैयद इमदाद अली के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं के लिए साक्षरता प्रतिशत जो है यहाँ पे 48% होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, 48% हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। और प्रश्न क्या पूछा है कि कर्पूरी देवी एवं एक विख्यात नाम कलाकार पेंटिंग से संबंधित थी। तो कर्पूरी देवी एक विख्यात नाम कलाकार पेंटिंग से संबंधित थी। तो यह संबंधित थी मधुबनी से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मधुबनी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे मोहिनी अट्टम जो ये किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो ये हो जाएंगे आपके केरल के। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, ये केरल के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे। और प्रश्न पूछा है कि इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक जो है कौन है। चलिए बताएंगे कि इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न है कि 26 नवंबर जो ये जाना जाता है। तो 26 नवंबर जाने जाते हैं। तो 26 नवंबर को हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि निसार इनमें इसरो तथा डैश का जो है संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट होगा। तो ये हो जाएंगे आपके नासा के। ऑप्शन सी कीजिएगा, नासा के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे
प्रश्न पूछा है कि जनवरी 2025 में किस देश ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर 6000 कैदियों को रिहा किया है? तो जनवरी 2025 में किस देश ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर 6000 कैदियों को रिहा किया? तो आप बताएंगे म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, म्यांमार होगा। अगला प्रश्न यहां पे है और प्रश्न पूछा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब लगाइए क्या होगा? तो लोहे से लोग क्या है परिचित है, ये क्या है गलत है। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी कि ये कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन डी करेंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? तो कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? तो ये हुए थे आपके अजातशत्रु के समय। ऑप्शन डी सही जवाब है, अजातशत्रु के समय। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, कोचीन होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन रैयतबारी व्यवस्था का प्रतिपादक था? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन रैयतबारी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो यहां पे थॉमस मुनरो हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, थॉमस मुनरो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, चित्तौड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं 80 नंबर। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो याद रखेंगे ये कहां पे नहीं हुए थे? तो ये पंजाब में नहीं हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पंजाब में नहीं हुए थे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन सा? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, फेल्सपार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर। और 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पचवे नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, बोरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और 21 नंबर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां जो है बहती हैं? तो निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? तो ये हो जाएंगे इराक में। ऑप्शन डी कीजिएगा, इराक में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और प्रश्न पूछे गए हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो यहाँ पे आप 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे, सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब सिक्किम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि बंगली हाइडल परियोजना जो हाल में खबरों में थी, ये किस नदी पर जो है ना बनाई जा रही है? तो ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पे। ऑप्शन डी कीजिएगा, चिनाब नदी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। और प्रश्न पूछा है कि बीरी किस पौधे की पत्ती से जो है प्राप्त की जाती है? तो बीरी किस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है? तो ये किए जाते हैं तेंदु पत्ता से। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 25 नंबर प्रश्न है विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ जो ये स्थित है?
तो विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग का कहाँ पे? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो ए करेंगे तमिलनाडु में, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो राज्यपाल एवं मंत्रियों के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का जो उल्लेख है, यह उल्लेख किए गए अनुच्छेद 167 में, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो यहाँ पे आपके 5वीं अनुसूची होगा, ऑप्शन बी कीजिएगा 5वीं अनुसूची होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये हो जाएंगे आपके नागरिकों के लिए, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, नागरिकों के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 30 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो आप बताएंगे ये रखे हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 नंबर कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है ये निलंबित किस प्रकार किए जा सकते हैं? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो ये आपके किए जा सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे आप सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे दिए गए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का। तो मशीन टूल एक उदाहरण है किस वस्तुओं का? तो आप बताएंगे पूंजीगत के, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पूंजीगत के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, बैंकिंग, जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार जो है कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार जो है यहाँ पे पीसी महालनोबिस होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।